हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर आभा गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। आज चर्चा करूंगी पंचायती राज के बारे में। ये वीडियो में हम पार्ट 2 देखेंगे। पंचायती राज की चर्चा हम अपने विगत वीडियो में देख चुके हैं कि पंचायती राज की अवधारणा क्या है, क्या दर्शन रहा उसके पीछे, क्या उसका परिचय है, कैसे उसका उद्भव हुआ और किस प्रकार से किन उद्देश्यों को लेकर पंचायती राज कार्यक्रम जो है वो अलग अलग स्थानों पर लागू किया जा चुका है। अब आज हम चर्चा करेंगे कि पंचायती राज में त्रिस्तरीय जो प्रणाली है कार्य संपादित करने की, वो क्या है। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत। यह पंचायत राज की त्रिसूत्री व्यवस्था की पहली संस्था है जो ग्राम स्तर पर कार्य करती है। यह एक संवैधानिक संस्था है जो एक या अधिक को मिलाकर गांवों को मिलाकर जिनकी आबादी 1000 हो जाती है। ग्राम पंचायत के मुखिया को प्रधान कहा जाता है। ग्राम पंचायत सदस्यों की संख्या ग्राम की जनसंख्या के आधार पर निर्धारित होती है। सन 1993 में हुए संशोधन के आधार पर, जैसे उत्तर प्रदेश का अगर हम एग्जाम्पल लें तो 1000 से 2000 तक अगर वहां की जनसंख्या है गांव की तो उसमें 11 सदस्य, 2 से 3000 तक 13 सदस्य और 3000 से अगर अधिक है जनसंख्या गांव की तो 15 सदस्य ग्राम पंचायत में चुने जाते हैं। ग्राम पंचायत के प्रधान का चुनाव भी वहां के सदस्यों द्वारा वोट डाल करके किया जाता है। प्रधान का साक्षर होना अनिवार्य है। इन सदस्यों में 1/3 सीट अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए आरक्षित रखी जाती है। यहाँ प्रशासनिक अधिकारी के रूप में विलेज लेवल वर्कर होते हैं जिन्हें विकास अधिकारी भी कहा जाता है। आय की अगर हम बात करें कि कहाँ से इनकम होती है तो ग्राम पंचायत की को सहायता जो है सरकारी सहायता के अलावा कुछ स्थानीय जगहों से भी आय प्राप्त होती है, जैसे पशुबाड़ा, तालाब, पोखर, मत्स्य पालन, सिंचाई आदि। तो जल पे कर लगा करके या वहां पे उसको बना करके जो है वो आय अर्जित की जाती है। ग्राम पंचायत के कार्यों में पहला, गांव में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके उनकी उन्नति हेतु विकास कार्यक्रम बनाना। दूसरा, गांव की मुख्य व्यवस्था जैसे कृषि पशुपालन, लघु तथा कुटीर उद्योग धंधे आदि संबंधी योजनाओं को क्रियान्वित करना। तीसरा, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना। चौथा, गांव को शहर से कच्ची पक्की सड़कों द्वारा जोड़ने हेतु सड़कों का निर्माण करना। पांचवा, स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए तालाब, कुओं, बावड़ी, हैंडपंप, नलकूप आदि का निर्माण करना। छठा, पुराने तालाबों, पोखरों की साफ सफाई करना। सातवां, देहाती मेलों, बाजारों, साप्ताहिक हाटों से प्रसार कार्यकर्ताओं और सरकार के परिवार नियोजन कार्य में सहयोग प्रदान करना। तो ये प्रमुख कुछ कार्य हैं जो कि ग्राम पंचायत को करने होते हैं। अब हम चर्चा करेंगे प्रशासनिक कार्य के अंतर्गत क्या चीजें आती हैं। इसमें सर्वप्रथम प्रधान पंचायत सचिव के कार्यों, व्यवहारों तथा चरित्र का विवरण देना। प्रधान ग्राम पंचायत के कर्मचारियों की नियुक्ति करना। इसी प्रकार से ग्राम प्रधान पंचायत सचिव को छोड़कर शेष सभी कर्मचारियों के साथ आवश्यकता पड़ने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही करना। और प्रधान पंचायत के कर्मचारियों को दंडित जो है वो पंचायत के कर्मचारियों को प्रधान जो है वो दंडित कर सकता है, मगर उन्हें सेवा से नहीं हटा सकता। तो ये कुछ प्रशासनिक कार्यों की भी यहाँ पे हमने चर्चा की है। अब हम बात करेंगे दूसरे स्तर पर, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति या पंचायत समिति एट ब्लॉक लेवल। प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति तहसील, तालुका या प्रखंड पर इसकी स्थापना की गई है।
इसे विकास खंड भी कहते हैं। इस समिति के प्रमुख को चेयरमैन या प्रधान अथवा प्रमुख के नाम से जाना जाता है। या यहाँ पे जो है ये जो चेयरमैन है वो गांव के जो तहसील या तालुका के लिए कार्य करता है। यह ग्राम पंचायत तथा जिला प्रशासन के मध्य एक लिंकेज या मध्यस्थ का कार्य करता है। सभी राज्यों में पंचायत समिति का मुख्य कार्य है गांवों का सर्वांगीण विकास। विभिन्न राज्यों में इस संस्था में अनेक तरह की विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। विभिन्न राज्यों में भले ही जिस किसी भी नाम से इन्हें जाना जाए मगर उसे पंचायत ही कहते हैं। और खंड विकास अधिकारी या ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर BDO पंचायत समिति का अध्यक्ष होता है। क्षेत्र के समिति का चुनाव क्षेत्र पंचायत के सदस्यों द्वारा होता है और क्षेत्र के MP MLA भी इसके सदस्य होते हैं। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला सदस्य भी कंपलसरी रूप से होते हैं। पंचायत समिति के सदस्यों का चुनाव 5 वर्ष के लिए होता है। चेयरमैन अथवा प्रखंड में इसका अध्यक्ष जो है वो होता है। किन्हीं पंचायत समिति में डिप्टी चेयरमैन भी पोस्ट रखी जाती है। विभाग पंचायत समिति में निम्न विभाग होते हैं: सामान्य प्रशासन, वित्त विभाग, जन कार्य पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट जिसे हम PWD कहते हैं, समाज कल्याण सोशल वेलफेयर, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा। तो इस तरीके से जो है ये अलग अलग कई विभाग इस पंचायत समिति का हिस्सा होते हैं। अब जिला प्रखंड स्तर पे जो पंचायत समिति है उसका क्या कार्य है? गांवों का सर्वांगीण विकास करना। और विभिन्न राज्यों में इस संस्था में अलग अलग विभिन्नताएं जो हैं वो देखने को मिलती हैं। उस सर्वांगीण विकास के लिए कोई स्ट्रक्चर्ड कार्य का प्रारूप नहीं है। प्रत्येक राज्य में इसको भी छूट दी हुई है कि वे अपने अनुसार जो है वहां कार्य का प्रारूप बना सकते हैं। प्रत्येक विभाग में एक अधिकारी होता है, प्रशासन का प्रमुख और समिति का एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है वो BDO कहलाता है। कृषि के विकास हेतु योजनाएं चलाना ये पंचायत समिति का प्रमुख कार्य है। इसी तरीके से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तथा प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना करना। तीसरा, पीने के पानी की व्यवस्था करना। चौथा, नालियों का निर्माण करना, सड़क का निर्माण करना। पांचवा, लघु तथा कुटीर उद्योगों की स्थापना करना। छठा, सहकारी समितियां चलाना। सातवां, युवा संगठनों की स्थापना करना। आठवां, तकनीकी ज्ञान उपलब्ध करवाना। नवां, ग्राम पंचायत के कार्यों की देखरेख करना और आवागमन की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना। तो इस तरीके से हम देखें कि ग्राम स्तर पर जहां कुछ लिमिटेड कार्य थे, अब पंचायत समिति के प्रखंड स्तर पे जो है वो कामों की संख्या और उनकी जो स्थिति है, वृहदता है, वह भी बढ़ जाती है। तीसरा है जिला स्तर पर जिला परिषद। यह पंचायत राज की त्रिसूत्रीय व्यवस्था की अंतिम और उच्चतम संस्था है जो जिला स्तर पर कार्य करती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। प्रायः सभी राज्यों में इसे जिला पंचायत या जिला परिषद कहते हैं। आसाम में एक अपवाद स्वरूप इसे मौखिक परिषद भी कहा जाता है। जिला पंचायत के गठन के लिए 50,000 की आबादी पर एक जिला पंचायत सदस्य को चुना जाता है, जिसका चुनाव जनता प्रत्यक्ष मतदान द्वारा करती है। जिला परिषद का अध्यक्ष जिलाधीश या जिला मजिस्ट्रेट कहलाता है। जिला परिषद के कार्य: ग्रामीण जनता को आवश्यक सेवाएं और सुविधाएं प्रदान करना, किसानों को उन्नत बीज उपलब्ध करवाना, कृषि के नवीन तकनीकों की जानकारी उन्हें दिलवाना। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में विश्वविद्यालयों, विद्यालयों तथा पुस्तकालयों की स्थापना करवाना और इसे चलाना। विश्वविद्यालय तो फिर भी थोड़ा बड़ा हो जाता है, लेकिन कम से कम विद्यालय और पुस्तकालयों की स्थापना जो है
वो करवानी होती है। गांव में अस्पताल तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खुलवाना, संक्रामक रोग फैलने पर वैक्सीन की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध करवाना, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के विकास के लिए योजनाएं बनाना, उन्हें क्रियान्वित करना और इस वर्ग के बच्चों को पढ़ाने के लिए जो भी हो सके वो व्यवस्था उपलब्ध करवाना। इसी प्रकार लघु तथा कुटीर उद्योगों की स्थापना करना जिससे ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध हो सके। सड़क, पुल, अन्य जो जन सुविधाएं हैं उनका निर्माण करना, क्षतिग्रस्त सड़कें या पुल, पार्क और जो अन्य जन सुविधाएं हैं उनकी मरम्मत करना, युवाओं को रोजगार के साधन उपलब्ध करवाना। तो इस तरीके से ये विभिन्न कार्य हैं जो कि जिला स्तर पर जिला परिषद करती है। अब इसके आय के स्रोत क्या हैं? जैसे कि बाजार है, तीर्थ स्थान है, जल आदि पर कर लगा करके वहां से रेवेन्यू आता है। जिला परिषद द्वारा पास किए गए कार्यों से कुछ राशि उपलब्ध करवाई जाती है। इसी प्रकार राज्य सरकार से इसको सहायता मिलती है, इस संस्था को, बॉडी को, और जमीन के कुछ राशि रेवेन्यू के रूप में प्राप्त करना। तो इस तरीके से ये जो 3 सूत्रीय व्यवस्था है, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और तीसरा जिला स्तर पर जिला परिषद। अब हम आगे चर्चा करेंगे। जैसे कि हमने देखा था कि सन 1993 में ये स्कीम लागू की गई थी। आज 27 वर्ष इसको पूरे हो चुके हैं। तो अब थोड़ा हम मूल्यांकन करके देखें कि पंचायती राज संस्थाओं का क्या इनका उपलब्धि का ग्राफ रहा है। पंचायती राज संस्थाओं ने 27 वर्षों में अपनी यात्रा में उल्लेखनीय सफलता भी पाई है और भारी विफलता भी झेली है, जिनका मूल्यांकन उनके द्वारा तय किए गए लक्ष्यों के आधार पर किया जाता है। जहां पंचायती राज संस्थाएं जमीनी स्तर पर सरकार तथा राजनीतिक प्रतिनिधित्व के एक और स्तर के निर्माण में सफल रही है, वहीं बेहतर प्रशासन प्रदान करने के मामले में ये विफल रही हैं। देश के लगभग 2.5 लाख पंचायती राज संस्थाएं व शहरी स्थानीय निकाय और 3 मिलियन से अधिक निर्वाचित स्थानीय स्व शासन प्रतिनिधि मौजूद हैं। ये बहुत बड़ी बात है। 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा यह अनिवार्य किया गया है कि स्थानीय निकायों के कुल सीटों में से कम 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हों। भारत में निर्वाचित पदों पर आसीन महिलाओं की संख्या विश्व में सर्वाधिक है, जो कि 1.4 मिलियन है। इसी प्रकार अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए भी यहाँ स्थानों और सरपंच प्रधान के पदों का उसमें आरक्षण रखा गया है। पंचायती राज संस्थाओं पर विचार करते हुए किए गए अध्ययन से पता चलता है कि स्थानीय सरकारों में महिला राजनीतिक प्रतिनिधित्व से महिलाओं में आगे आने और अपराधों की रिपोर्ट दर्ज कराने की संभावनाओं में वृद्धि हुई है। तो ये एक उपलब्धि है। महिला सरपंचों वाले जिलों में विशेष रूप से पेयजल, सार्वजनिक सुविधाओं आदि में बृहत निवेश किया गया है। इसके अलावा राज्यों ने विभिन्न शक्ति हस्तांतरण प्रावधानों को वैधानिक सुरक्षा प्रदान की है, जिन्होंने स्थानीय सरकारों को व्यापक रूप से सशक्त बनाया है। इसी प्रकार उत्तरोत्तर केंद्रीय वित्त आयोगों ने स्थानीय निकायों के लिए धन आवंटन में उल्लेखनीय वृद्धि की है। इसके अलावा प्रदत्त अनुदानों में भी वृद्धि की गई है। अब इसी से संबंधित मुद्दे हैं कि पर्याप्त धन की कमी जो है वो पंचायतों के लिए एक समस्या का विषय है, क्योंकि जनसंख्या इतनी है, इतने ही संख्या पे गांव बने हुए हैं और गांव की पंचायतें हैं, तो सभी को सही रूप से, सुचारू रूप से विकास करने के लिए अत्यधिक धन की आवश्यकता होती है। पंचायतों के क्षेत्राधिकार में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता है ताकि वे स्वयं का धन जुटाने में सक्षम हो और सरकार पर हर चीज के लिए निर्भर न रहें।
पंचायतों के कार्यकलाप में क्षेत्रीय सांसदों और विधायकों के हस्तक्षेप ने ही उनके कार्य निष्पादन को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है। तो ये हमने पहले भी चर्चा की है कि जहां जहां राजनीतिक हस्तक्षेप आवश्यकता से अधिक बढ़ जाता है, वहां पर क्रियाएं जो हैं वो बहुत सुचारू रूप से जो है वो नहीं चल पाती हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और जल के प्रावधान जैसे विभिन्न शासन के कार्यों के हस्तांतरण को अनिवार्य नहीं बनाया गया है। इसकी बजाय संशोधन ने उन कार्यों को सूचीबद्ध किया जो हस्तांतरित किए जा सकते हैं और इसे राज्य विधानमंडल पर इसका उत्तरदायित्व छोड़ दिया है। चूंकि इन कार्यों का कभी भी हस्तांतरण नहीं हुआ, इसलिए इन कार्यों के लिए राज्य के कार्यकारी प्राधिकारों की संख्या में वृद्धि होती गई और इसका सबसे बड़ा सामान्य उदाहरण राज्य जल बोर्ड की खराब स्थिति है कि उसका स्वरूप तो बहुत वृहत करते गए, लेकिन उतना रेवेन्यू जो है वो पैदा नहीं हो पाया। संशोधन की प्रमुख विफलता पंचायत राज संस्थाओं के लिए वित्त की कमी पर विचार नहीं करना है। स्थानीय सरकारें या तो स्थानीय करों के माध्यम से अपना राजस्व बढ़ा सकती हैं अथवा वे अंतर सरकारी हस्तांतरण पर निर्भर है। उपरोक्त के अलावा पंचायती राज संस्थाओं के दायरे में आने वाले विषयों पर कर लगाने की शक्ति को भी विशेष रूप से राज्य विधायिका द्वारा अधिकृत किया जाता है। 73वें संशोधन में करारोपण की शक्ति के निर्धारण का उत्तरदायित्व राज्य विधानमंडल को सौंप दिया गया और अधिकांश राज्यों ने शक्ति के हस्तांतरण में कोई रुचि नहीं दिखाई। तो इस प्रकार से बहुत से कारण हैं, बहुत सी सफलताएं, बहुत सी विफलताएं जो हैं वो इस लंबे दौर में 27 वर्ष के लंबे दौर में देखी गई हैं। पंचायती राज संस्थाएं संरचनात्मक कमियों से भी ग्रस्त हैं। उनके पास सचिव स्तर का समर्थन और निचले स्तर के तकनीकी ज्ञान का अभाव है जो उन्हें ऊर्ध्वगामी योजना के समूह से बाधित करता है। इसी प्रकार पंचायती राज संस्थाओं में तदर्थवाद या जो एडॉक स्थिति उत्पन्न है, अर्थात ग्राम सभा और ग्राम समितियों की बैठक में एजेंडे की स्पष्ट व्यवस्था की कमी होती है और कोई संरचना जो है वो पूरी नहीं होने के कारण उनकी क्रियान्विति सही समय पर नहीं हो पाती है। हालांकि महिलाओं को और SC/ST समुदाय को 73वें संशोधन द्वारा अनिवार्य आरक्षण के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं में प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ है, परंतु अगर हम ग्राउंड रियलिटी देखें तो महिलाओं और SC/ST प्रतिनिधियों के मामले में क्रमशः पंचपति और प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व उपस्थिति जैसी समस्याएं भी देखने को मिलती हैं। तो कुल मिलाकर के 27 वर्ष बाद भी जवाबदेही व्यवस्था जो है वो अत्यंत कमजोर बनी हुई है। कार्यों तथा निधियों के विभाजन में अस्पष्टता की समस्या ने शक्तियों को राज्यों के पास संकेंद्रित कर रखा है और इस प्रकार जमीनी स्तर के मुद्दों के प्रति अधिक जागरूक एवं संवेदनशील निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियंत्रण प्राप्त करने के लिए बाधित कर रखा है। तो ये हमने आज चर्चा की कि पंचायती राज की 3 सूत्रीय व्यवस्था कैसे है, गांव स्तर पर, प्रखंड स्तर पर और जिला स्तर पर, और इसी के साथ में लास्ट में एक कंक्लूजन या समरी के रूप में, सारांश के रूप में हमने देखा कि विगत 27 वर्षों में इस व्यवस्था ने जहां एक और बहुत बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं, परंतु उसके साथ साथ में कुछ कारण जो है वो ऐसे रहे हैं जिसने इस व्यवस्था को विफलता की ओर भी धकेला है। धन्यवाद।